नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर, जो कई बार कई एग्जामों में लगातार पूछ रहा है और पूछेगा, इसकी भी पूरी संभावना है। और इस वीडियो को देखने के दरमियान आप अपने आप को जांचने के लिए मेरे आंसर देने से पहले आप खुद आंसर देकर देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? मतलब क्या इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI। IVRI आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, वह सिर्फ लिख देगा IVRI कहाँ है। तो आप यहाँ पर इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह वाराणसी में स्थित है। वाराणसी मतलब क्या, बनारस जिसको कहते हैं, यह बनारस में यह स्थित है। और बनारस से आप याद रख सकते हैं, गंगा के तट पर बनारस बसा हुआ है और काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वह बनारस में ही स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में। कहाँ है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान? तो यह बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान भारत के उत्तर प्रदेश, मतलब क्या, उत्तर प्रदेश के बरेली में इज्जत नगर में स्थित है। बरेली में भी कहाँ है? तो बरेली में इज्जत नगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे यह पूछे कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो बरेली के इज्जत नगर में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप यहाँ से बता सकते हैं, उसकी स्थापना 1889 ईस्वी में 1889 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आपसे यहाँ पर दे देगा CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। कहाँ है? तो लखनऊ में। लखनऊ से आप लोग याद रख सकते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर है। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। और केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। यह भी आप याद रखेंगे। और लखनऊ से आप यदि इतिहास में यदि जाना चाहते हैं तो आप इतिहास में जा सकते हैं। कांग्रेस का 1916 अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, इसी अधिवेशन में गांधी जी को पहली बार राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने का निमंत्रण दिया था, जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। तो आप यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किसके अधीनस्थ आता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यह किसके अधीन कार्य करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ जब पूछे तो उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग देख चुके हैं, इसका मुख्यालय उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से संबंधित आप लोग कुछ जानकारी रखिएगा, वो देख लीजिए। अटल आयुष्मान योजना, अटल आयुष्मान योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड के द्वारा है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा। और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, यह भी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड से आप कुछ और प्रश्न को देख लीजिए। आप याद रखिए, उत्तराखंड से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी है उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में, जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं उत्तराखंड से। तो संबंधित जो भी
उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सके आप उन सब प्रश्नों को एक जगह नोट करने का प्रयास करें। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? तो यह भी उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। आप यहाँ से यह भी कह सकते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ यह भी उत्तराखंड में है, तो आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं उत्तराखंड से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? तो यहाँ के प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। बोल क्या रहा है? हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ है? तो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी जो है यह भोपाल में स्थित है। भोपाल मतलब क्या हुआ? मध्य प्रदेश। तो आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा कि जो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सीधा जब स्टेट का नाम दे और जब पूछे कहाँ, तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश, मतलब क्या, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। FIR आपके द्वार योजना किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जीवन अमृत योजना किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वन धन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री मदद योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो अतिरिक्त प्रभार है आनंदीबेन पटेल का। और शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। मध्य प्रदेश से आप यह भी याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश से आप एक दो बात और याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश मतलब कि सर्वाधिक वन जो है वह भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश से आप कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। डायनासोर जीवाश्म पार्क कौन सा? तो डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ पाया जाता है? तो डायनासोर जीवाश्म पार्क भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। गंगा सागर परियोजना जो चंबल नदी पर स्थित है, गंगा सागर परियोजना किस पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। यह भी कहाँ स्थित है? तो गंगा सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य जब पूछे तो वह भी मध्य प्रदेश है। हंसदेव बंगो परियोजना मध्य प्रदेश। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो वह है हैदराबाद में। हैदराबाद से आप यहाँ से याद रख सकते हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद हैदराबाद में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग जब पूछे तो अस्थि रोग विकलांग संस्थान जो है कलकत्ता में है। जब पूछे अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान कहाँ है? तो यह मुंबई में है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? कौन सा? तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश के आगरा में। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। जो लोदी वंश के द्वितीय शासक थे बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी था लोदी वंश। आप यहाँ से यह भी कह सकते हैं। आगरा में एक मुगल म्यूजियम था जिसका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वीर शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। पेठा नगरी के नाम से आगरा को जाना जाता है, यह भी याद रखेंगे। और ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आगरा में, यह तो सबको पता ही है, यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया इलाहाबाद? तो वर्तमान में इलाहाबाद अब हो गया प्रयागराज के नाम से इलाहाबाद को जाना जाता है। तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद मतलब क्या प्रयागराज में है। इलाहाबाद आप याद रखिए गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिलते मतलब क्या संगम के तट पर इलाहाबाद नामक शहर स्थित है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किसने किया था? तो किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ जी। और प्रयागराज जो पहले प्रारंभ में नाम था उसका नाम इलाहाबाद किसने किया था? तो अकबर। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इलाहाबाद नामक नगर को बसाया गया। आप यहाँ से यह नाम परिवर्तन किया गया, प्रयागराज से हटाकर इलाहाबाद कर दिया गया। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कौन सा? तो केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय उपोष्ण, तो यहाँ पर आपको वो ऐसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, CISH। CISH कहाँ है? तो C मतलब सेंट्रल, I मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह तो सभी व्यक्ति को पता ही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है यह कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, या किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आप बता सकते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन यह भारत सरकार के तत्वाधान में यह कार्य करता है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लाभ के लिए पुनर्वास साधन और कृत्रिम अंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए इसकी स्थापना 1972 में हुआ और वर्ष 1976 में इसने उत्पादन शुरू किया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो FAO का मुख्यालय रोम है। रोम मतलब टाइबर नदी के तट पर स्थित है। रोम मतलब इटली, और इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय आलू संस्थान। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो है वह शिमला में है। कहाँ है? तो यह शिमला में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला। तो केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है। नेक्स्ट केंद्रीय चावल शोध संस्थान। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान यह कटक में है। नेक्स्ट राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो कौन सा? तो केंद्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान पर शोध के लिए बकरियों का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर बोला बकरी के लिए, तो आप बोल सकते हैं मखदूम। मखदूम मतलब क्या? मथुरा में है। कहाँ है यह? तो मथुरा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सी नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है? तो सहेली। वर्ष 1991 में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा सेंटक्रोमेन नामक नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली विकसित की गई, जिसे सेंट्रॉन या सहेली या छाया आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा एग्जाम में आपको ऑप्शन में सहेली भी रहेगा और पहेली भी रहेगा, तो आप कन्फ्यूज करके पहेली ना मार के आप सहेली मार के आइएगा। आप यह भी आपको याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
किस भारतीय नगर में पहला डायनासोरियम खोला गया है? किस भारतीय नगर में पहला डायनासोरियम खोला गया है? तो आप बता सकते हैं हैदराबाद में। कहाँ? तो हैदराबाद जो मूसी नदी के तट पर स्थित है, जो तेलंगाना की राजधानी है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अब हो गई नई राजधानी अमरावती। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVAHAN किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा भारत में HIV एड्स की रोकथाम के लिए, किसके लिए? तो एड्स की रोकथाम के लिए बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित AVAHAN की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी। इस अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इस अभियान की शुरुआत 2003 में की गई। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देश का पहला दंत चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो देश का पहला प्रथम दंत महाविद्यालय R अहमद दत्त महाविद्यालय कौन है? तो R अहमद दत्त महाविद्यालय 1924 में 1924 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे 1924। आप याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की भी स्थापना 1924 में हुई थी। आप यहाँ से यह भी याद 1924 से जोड़ के रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गलियों में तमाशा दिखाने वाले भालू को हम रीछ कहते हैं। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो शार्क मछली में 0 हड्डियां होती है। मतलब कि शार्क मछली में हड्डियां पाई ही नहीं जाती। शार्क मछली का कंकाल तंत्र उपास्थि का बना होता है। किसका बना? उपास्थि का बना होता है। मतलब क्या, आप एग्जाम में ऐसा सोच नहीं सकते हैं, कहिएगा नहीं कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पर आपको 0 लगा कर आना है। ऑप्शन होगा 0 यानी इनमें से कोई नहीं, तो 0 लगा के आपको आना है। शार्क मछली में हड्डी पाई ही नहीं जाती है। नेक्स्ट है, पांडा किस कुल का पौधा है? पांडा जो है वह किस कुल का है? तो सॉरी, यहाँ पर पौधा लिखा गया है। पांडा जो है वह भालू कुल का जानवर है। मतलब कि पांडा जो है वह किस कुल का है? तो पांडा भालू कुल का है। भालू के कुल के अंतर्गत ही पांडा की एक प्रजाति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का। मतलब क्या, चींटी जहाँ ऑप्शन में रहे तो वहाँ पर आप चींटी लगा के आएंगे। चींटी का जो मस्तिष्क है वह उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। जैसे ऑप्शन दे दे चींटी, डॉल्फिन, हाथी, मानव, तो यहाँ पर हम चींटी लगा कर आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। पॉली हाउस पॉलीथीन द्वारा निर्मित एक सुरक्षात्मक छाया है जिसका उपयोग उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। पॉली हाउस में उत्पादित फसलें तेज गर्मी, धूप, ओला, तेज हवाओं आदि से सुरक्षित रहती है। पॉली हाउस से, यह आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है कौन? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी जो है यह सक्सेस होता है। मधुमक्खी हनी बीज एक सामाजिक कीट है जो कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी, लगभग 100 नर मक्खियाँ या ड्रोन तथा हजारों 60,000 तक छोटी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। इनके छत्ते से हमें शहद तथा मोम वैक्स प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि मधुमक्खी जहाँ जिसमें रहती है एक छत्ता में, वहाँ पर एक रानी मक्खी होती है, लगभग 100 नर मक्खियाँ होते हैं तथा 60,000 तक वो छोटा श्रमिक, मतलब क्या, उनका कर्मचारी रहता है उनकी सेवा में, राजा और रानी की सेवा में लगा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है? मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मधुमक्खी किस वर्ग का प्राणी है? तो मधुमक्खी, जब पूछे आपसे तो मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी की औसत गति 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भोजन आदि एकत्र करने के बाद वापस लौटने समय उसकी गति में गिरावट आती है, और जब आती है लौट के वो भोजन लेके, तो उसकी गति हो जाती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचान पाते हैं कि यह मेरी कॉलोनी का, या मेरे समूह का, या मेरे संगठन का मधुमक्खी है? तो गंध से।
मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। कई वर्षों के अनवरत अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर कार्ल वान, किसके द्वारा? प्रोफेसर कार्ल वान ने मधुमक्खियों के नाच की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त कर नोबेल पुरस्कार जीता था। मधुमक्खियां दो प्रकार की नाच, गोल तथा दुम दोलनी नाच करती है। कौन सा नाच करती है? गोल तथा दुम दोलनी नाच करती है, जो कॉलोनी सदस्यों को भोजन के स्रोत की दिशा व दूरी का ज्ञान कराती है। यह जो प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, यह बीपीएससी में पूछ चुका है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से को? तो कॉर्निया को। किसे क्या आता है? तो कॉर्निया को। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेत्रदान में कनिका अर्थात कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। किससे? तो कॉर्निया से। दृष्टि पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, से कॉर्निया कहते हैं। इसमें मतलब बाहर की ओर क्रिएटिन विहीन सल्की एपिथेलियम, मध्य में तंतुमय संयोजी ऊतक एवं भीतर की ओर सामान्य सल्की एपिथेलियम होती है। तो यहाँ पर सीधा याद रखिएगा, आप कॉर्निया दान किया जाता है। नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रत्यारोपण प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हृदय का पहला प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांटेशन किया था। कौन? तो याद रखिएगा आप यहाँ पर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड। कभी कभी आपसे देश ही पूछ देता है, तो देश याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, देखिए वही प्रश्न फिर पूछ लिया, तो दक्षिण अफ्रीका में। आप यहाँ से याद रखिएगा। यह प्रश्न भी बीपीएससी यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है और एसएससी एमटीएस में भी। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पेस मेकर को SA नोड्स, कौन सा? SA नोड्स के नाम से भी पेस मेकर को जाना जाता है। SA नोड्स या सिनोएट्रिल नोड कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है। तो जब शरीर में निर्जलीकरण होती है, जब शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाता है, मतलब निर्जलीकरण कहलाता है इस अवस्था में। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्यतः सोडियम क्लोराइड, मतलब साधारण नमक, शरीर से लुप्त हो जाती है। कौन लुप्त हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है वह इस अवस्था में शरीर से लुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुल लगभग 30 से 35 प्रश्नों को देखने का प्रयास किए हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह लगातार आपके बीच ला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलेगी। बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों को प्यार दीजिए और हमेशा एक बात रखिए, आप अपने एटीट्यूड को, आप अपने मतलब एक तरह से आप अपने आप को, खुद को इतना भी मत गिरा लीजिए कि दूसरे लोगों को भी आपसे नफरत होने लगे। और यहाँ पर यह कहने का मतलब कि आप अपने एटीट्यूड को इस तरह से बना के रखें जो कम से कम आप अपने जीवन को अच्छाई की ओर ले जा सकें। जैसे ही आपका एटीट्यूड यदि खराब होगा तो आपको खुद लगेगा कि हम अच्छे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्लीज़ इससे बचें, अपने एटीट्यूड को आप बना कर रखें, मतलब क्या, उससे बचें, घमंड होने से अपने आप में बचें और हमेशा एक दूसरे की सहायता करने की प्रयास करें। धन्यवाद।